Hello everyone, welcome back to the revision sessions of strategic financial management। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज है 8 to 12 मार्क्स। 8 to 12 मार्क्स। एक क्वेश्चन कंपलसरी 8 नंबर का आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से, प्लस एन एडिशनल क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। तो इसका वेटेज है 8 to 12 मार्क्स, और ये सारे के सारे मार्क्स अपने को अपनी झोली में चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लॉजिकल है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन इस चार्ट में करेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। और क्वेश्चन का फॉर्म भी रिपीटेटिव होता है, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरे के पूरे मार्क्स अपने को चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर ध्यान से करना। 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। मैंने इस चार्ट को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट बेसिक पार्ट है जहाँ पे अपन टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो पूरे चार्ट चैप्टर में अपन यूज करेंगे। पूरे चार्ट रिवीजन में अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, तो उसको पहले समझ लेंगे। फिर अपन देखेंगे एक्विजिशन बाय स्टॉक एंड कैश डील। तीसरा चीज अपन जो देखने वाले हैं चार्ट में वो है ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियोज। चौथा है सिनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। एंड फिफ्थ इज फ्री कैश फ्लो मॉडल, ये अपन ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी कर रखा है। और लास्ट है अपना मर्जर एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो टोटल 6 पार्ट है इस चार्ट के। इससे पहले कि अपन चार्ट के रिवीजन पे जाएं, मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज समझा देता हूं जो हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछी जाए, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। ये क्या है कि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये दो टर्म मर्जर और एक्विजिशन अपन इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मतलब इट डज नॉट मेक डिफरेंस जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि मर्जर का क्वेश्चन है या एक्विजिशन का, आपके सॉल्यूशन सेम टाइप के होंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों टर्म का मीनिंग अलग अलग है, और ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अपन पहले इस पे 5 मिनट लगाएंगे, अपन दोनों टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। हो सकता है थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाए, उसके बाद अपन अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो देखिए, मैंने ये चीज अपने चार्ट में कवर नहीं की है, लेकिन 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए तो आपके माइंड में रहेगा। इन केस कभी कहीं पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। देखिए, पहला टर्म है अपना मर्जर। तो मर्जर का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ 2 कंपनीज। जब 2 कंपनी एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको बोलते हैं मर्जर। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एक ना एक कंपनी डिसॉल्व होती ही होती है। उसमें एक ना एक कंपनी डिसॉल्व होती ही है। सपोज 2 कंपनी है ए एंड बी, तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, ए कंपनी बी के साथ मर्ज हो जाए और ये डिसॉल्व हो जाए, तो बी के नेम पे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो बी के नेम पे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बी कंपनी ए के साथ मर्ज हो जाए, बी कंपनी ए के साथ मर्ज हो जाए, अपन बिजनेस ए के नाम पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये बी जो कंपनी है ये डिसॉल्व हो जाएगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ए और बी है, ये दोनों कंपनी डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बना लेते हैं, से ए बी। तो इस केस में दोनों कंपनी डिसॉल्व हो जाएंगी और एक नए नेम के अंडर ऑपरेट करेगी, दैट इज ए बी। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर। तो ये एक मर्जर था जहां पे 2 कंपनी साथ में आई काम करने के लिए और दोनों इंडिविजुअल कंपनी डिसॉल्व हो गई, तो एक नई कंपनी आई वोडाफोन आइडिया। एक एग्जांपल और लीजिए, रिसेंटली देना बैंक मर्ज हुई बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस केस में देना बैंक मर्ज हो गई एंड बिजनेस विल बी कैरिड अंडर द नेम ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये मर्जर्स के एग्जांपल है।
दूसरा होता है अपना एक्विजिशन। तो इस केस में एक कंपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर लेती है, और जो टारगेट कंपनी है यानी जिस कंपनी में स्टेक बाय किया है वो अपना बिजनेस एज यूजुअल कैरी फॉरवर्ड करेगी। सिर्फ टारगेट कंपनी का कुछ इक्विटी स्टेक एक्वायरिंग कंपनी में चला जाएगा, लेकिन जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी कंपनी वैसे ही बाद में भी ऑपरेट होगी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉलमार्ट ने इक्विटी स्टेक फ्लिपकार्ट का ले लिया, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही काम करेगी। यहाँ पे किसी कंपनी का डिसॉल्यूशन नहीं होता है। अब एक्विजिशन टोटल दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेंडली, दूसरा होता है अपना अनफ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली मतलब टारगेट कंपनी हंसी खुशी से अपना शेयर एक्वायरिंग कंपनी को दे देती है, जैसा फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट में हुआ। फ्लिपकार्ट का इक्विटी स्टेक वॉलमार्ट ने खरीद लिया। लेकिन एक और टाइप का होता है अनफ्रेंडली एक्विजिशन। इस केस में प्रमोटर्स अपना शेयर बेचना नहीं चाहते, तो जो एक्वायरिंग कंपनी है वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को रीच करती है टू बाय देयर शेयर्स। तो ये अनफ्रेंडली एक्विजिशन होता है, इसको अपन टेक ओवर बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये फ्लिपकार्ट का इक्विटी स्टेक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सपोज ये 20% शेयर वॉलमार्ट के पास है, ये 40% शेयर फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स के पास है, और ये 40% शेयर्स पब्लिक के पास है। नाउ वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट को एक्वायर करना है, सो दे अप्रोच्ड फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट के प्रमोटर ने बोला ठीक है हम अपना शेयर बेचते हैं। तो ये होगा एक फ्रेंडली एक्विजिशन, जिसको अपन एक्विजिशन नाम देते हैं। तो इस केस में ये जो 40% स्टेक है ये वॉलमार्ट के पास चला जाएगा, और वॉलमार्ट इस कंपनी की एक्वायरिंग कंपनी बन जाएगी। तो जस्ट अ मिनट, तो फ्रेंडली एक्विजिशन में क्या होता है, प्रमोटर्स अपना शेयर बेच देते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन लेके चलते हैं। सपोज वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अप्रोच किया, लेकिन फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स ने मना कर दिया कि नहीं हमें हमारा स्टेक नहीं बेचना है। लेकिन अब वॉलमार्ट को चढ़ गई कि अपने को तो भाई ये कंपनी खरीदनी ही है। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को अप्रोच किया कि हम आपके शेयर्स बाय करना चाहते हैं एट अ हायर प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा प्राइस में। तो अगर पब्लिक अपने शेयर्स वॉलमार्ट को दे देगी तो वापस से वॉलमार्ट की सिचुएशन कितनी हो जाएगी, 20% उसके पास थे और 40% पब्लिक से ले लिए। तो अब ये कंपनी वॉलमार्ट की कहलाएगी, बिकॉज ये इसके मेजर शेयर होल्डिंग्स इसके पास है। तो ये होगा टेक ओवर सिचुएशन, जहां पे एक कंपनी जबरदस्ती दूसरी कंपनी को लेने की कोशिश करती है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है मैंने, बहुत ही ब्रीफ में, लेकिन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर में एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ना एक कंपनी तो डिसॉल्व होगी ही सही, लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं है। एक्विजिशन के बाद भी कंपनी एज यूजुअल ऑपरेट करती है। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप एक्विजिशन का, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो व्हाट्सएप जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही बाद में भी काम कर रही है, अंडर दी सेम नेम ऑल्सो। तो ये सिंपल सा मीनिंग है दोनों टर्म का। फिर अपन आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, प्रैक्टिकल पार्ट पे, और स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। सबसे पहला टॉपिक जो अपन लेंगे वो है अपना टर्मिनोलॉजी एंड रेशियोज। देखिए टर्मिनोलॉजी एंड रेशियो, इस पार्ट में अपन दो बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं जो अपन थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो सीख लेते हैं
ये इस चैप्टर में भी काम आएंगे और पूरी एसएफएम में भी कहीं ना कहीं पे आपके काम में आते ही रहेंगे। तो ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला टर्म है अपना सिनर्जी। तो सिनर्जी का मतलब होता है एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। जब दो कंपनी मर्ज होती है तो पॉसिबल है कि जो मर्ज कंपनी है उसकी वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू कंबाइंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, दो कंपनी है मेरे पास ए और बी, इसकी वैल्यू है मेरे पास 500 करोड़, इसकी वैल्यू है 300 करोड़। नाउ ए एंड बी डिसाइडेड टू मर्ज, तो ये दोनों कंपनी एक साथ आ गई और ए बी फॉर्म हुआ। और जब इस कंपनी की वैल्यूएशन हुई ना, तो सपोज इसकी वैल्यू आई 1000 करोड़। तो इस चीज को, यानी जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, उसको बोलेंगे सिनर्जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 करोड़ माइनस कंबाइंड वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग एंड टारगेट फर्म। तो ये हो गया 200 करोड़ की आपकी सिनर्जी की वैल्यू है। ये 200 करोड़ सिनर्जी बोलेंगे अपन। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अपन इस चार्ट में एक्वायरिंग फर्म ए रखेंगे और टारगेट फर्म बी रखेंगे, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज भी उसी पे बेस्ड है, तो आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मर्ज फर्म होगी उसका नेम होगा ए बी, ताकि अपन के बीच में सेम टर्मिनोलॉजी यूज हो सके कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो अपन ने देखा ना, ये है सिनर्जी इन वैल्यू। अब सिनर्जी दो टाइप की होती है। सिनर्जी दो टाइप की होती है। एक तो होती है सिनर्जी इन वैल्यू, ये अपन ने कैसे कैलकुलेट की कि कंबाइंड फर्म यानी मर्ज्ड फर्म की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है दोनों फर्म की कंबाइंड वैल्यू से, यानी वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी। तो ये होगा आपका सिनर्जी इन वैल्यू। ना आप लॉजिकली सोचेंगे ना, तो मर्ज्ड फर्म की वैल्यू क्यों ज्यादा आई? बिकॉज मर्ज्ड फर्म की अर्निंग्स ज्यादा होने वाली है। जब दो फर्म मर्ज होती है तो बेनिफिट्स जनरेट होते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मिक्स ऑफ मैनेजरल एफिशिएंसी। तो इसकी वजह से मर्ज्ड फर्म की अर्निंग्स ज्यादा आएंगी, और अर्निंग्स ज्यादा आएंगी तो उस फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपना सेकंड टर्म है ना, वो है सिनर्जी इन अर्निंग्स। इसका मतलब है एडिशनल अर्निंग्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। तो एडिशनल अर्निंग्स कैसे निकालोगे कि मर्ज्ड फर्म की अर्निंग क्या है माइनस एक्वायरिंग फर्म प्लस टारगेट फर्म की अर्निंग्स क्या थी। सपोज इसी एग्जांपल में देखिए, मैं अज्यूम करता हूं कि अपनी फर्म ए की प्रॉफिट है 50 करोड़ और बी का प्रॉफिट है 30 करोड़। नाउ ए ने बी को एक्वायर किया और जब मर्ज्ड फर्म की अर्निंग्स निकाली ना अपन ने, तो वो आती है अपने पास 100 करोड़। तो यहाँ पे सिनर्जी इन अर्निंग्स कितनी होगी, कितनी एडिशनल अर्निंग आने लगी है? तो 100 करोड़ माइनस 50 प्लस 30 करोड़। तो ये हो जाएगी अपनी सिनर्जी इन अर्निंग्स। तो ये सिंपल सा टर्म है। ये चीज भी आप समझ जाइए कि जो वैल्यू एडिशनल क्रिएट होती है वो एज अ रिजल्ट ऑफ अर्निंग्स ही है, क्योंकि मर्ज फर्म की अर्निंग्स बढ़ने वाली है तो उसकी वैल्यू एक्स्ट्रा आती है। तो अगर कहीं पे लिखा है, एक लाइन ध्यान से सुनिए, कि अगर कहीं पे लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी ऑफ अर्निंग्स इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी ऑफ अर्निंग्स, तो इसका मतलब है सिनर्जी इन वैल्यू की बात हो रही है। इसका मतलब है सिनर्जी इन वैल्यू की बात हो रही है। इसको बोलेंगे सिनर्जी इन वैल्यू। तो क्वेश्चन में सिंपल है, हो सकता है आपको सिनर्जी इन वैल्यू दे रखा हो, सिनर्जी इन अर्निंग्स दे रखा हो, लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी ऑफ अर्निंग दे रखी है ना, तो ध्यान रखना वो सिनर्जी इन वैल्यू की इंफॉर्मेशन है। सिनर्जी इन वैल्यू की इंफॉर्मेशन। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर अपन आते हैं स्वैप रेशियो पे। स्वैप रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय एक्वायरिंग कंपनी फॉर ईच शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, यानी टारगेट कंपनी के हर शेयर के लिए एक्वायरिंग कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है। चलिए इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो उसका पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। उसका पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए
जब भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन होगा ना, तो एक्वायरिंग कंपनी ए को बी को पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कैश पेमेंट दे दे, या सेकंड है वो अपने शेयर्स दे दे। तो जब ये शेयर्स देते हैं ना, तब अपन स्वैप रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के हर शेयर के लिए कितने शेयर्स देना चाहती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्वैप रेशियो आया 0.7, कैसे निकालते हैं वो भी अपन सीख लेंगे। स्वैप रेशियो आया आपका 0.7, तो इसका मतलब है कि एक्वायरिंग कंपनी अपना 0.7 शेयर्स देगी फॉर ईच शेयर ऑफ टारगेट फर्म। तो अगर टारगेट कंपनी के से 10,000 शेयर्स हैं, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे एक्वायरिंग कंपनी के? 0.7 इंटू 10,000 यानी 7,000 शेयर मिलेंगे। तो जब भी शेयर्स में एक्विजिशन होता है तो सबसे पहली चीज आपको जो कैलकुलेट करना पड़ती है वो है स्वैप रेशियो, कि एक्वायरिंग फर्म कितने शेयर्स देना चाहती है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से ही देखते हैं। चलिए सपोज दो कंपनी है अपने पास, ए और बी ना। ए ने बी को एक्वायर किया एंड इट इज एग्रीड कि ए शेयर्स में पेमेंट करेगा और स्वैप रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, और जो स्वैप रेशियो रहेगा वो मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। तो सपोज दोनों की मार्केट प्राइस है अपने पास, से ए की 20 है और बी की 15 है, तो अपन स्वैप रेशियो कैसे निकालेंगे? अब देखिए बी की शेयर्स कम है, बी के मार्केट प्राइस कम है और ए की ज्यादा है, इसका मतलब टारगेट कंपनी को कम शेयर्स देंगे फॉर ईच शेयर। एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के एक शेयर्स के लिए कम शेयर्स देगी क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस कम है। तो आप कैसे निकालोगे स्वैप रेशियो? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। देखिए स्वैप रेशियो कैसे निकालोगे, 15/20, इसका मतलब है 0.75 शेयर्स देगी एक्वायरिंग कंपनी फॉर ईच शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी 0.75 शेयर्स देगी फॉर ईच शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला क्या हुआ? पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी। अपन ने पहले टारगेट कंपनी का पैरामीटर लिया और उसको डिवाइड किया ने एक्वायरिंग कंपनी के पैरामीटर से। इस तरीके से आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे या स्वैप रेशियो निकालोगे। बस एक चीज का ध्यान रहे कि ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब आप पॉजिटिव पैरामीटर्स यूज कर रहे हो। पॉजिटिव पैरामीटर्स मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर। जब आप पॉजिटिव पैरामीटर के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप पूछोगे कि पैरामीटर्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? तो नेगेटिव पैरामीटर्स हो सकते हैं जब आप दो लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे लॉस पर शेयर आएगा, तो वो नेगेटिव पैरामीटर है। या फिर सपोज अपन अभी एक मर्जर का स्पेशल केस देखेंगे जहां दो बैंक मर्ज होती है, वहां पे जो पैरामीटर यूज होगा स्वैप रेशियो के लिए वो है एनपीए, और एनपीए एक नेगेटिव पैरामीटर होता है। एनपीए एक नेगेटिव पैरामीटर होता है, जितना ज्यादा उतनी सिचुएशन खराब। तो क्या आप ये रेशियो यूज कर सकते हो? क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको। सपोज अपने पास दो बैंक है, ए और बी, दोनों का एनपीए है अपने पास से ये 5% और ये 40%। ना ए ने बी को एक्वायर किया, और स्वैप रेशियो एनपीए पे बेस्ड है। तो क्या आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 40/5? इसका मतलब 8। एक तो पहले ही बी की सिचुएशन खराब, एनपीए ज्यादा, उसके लिए अपन 8 शेयर देंगे हर शेयर के लिए। मतलब उस कंपनी के एक शेयर के लिए क्या एक्वायरिंग कंपनी 8 शेयर देगी? नहीं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ना वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका पैरामीटर ऑफ एक्वायरिंग, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पैरामीटर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी
अपॉन पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी। तो जब आप नेगेटिव पैरामीटर्स कंपेयर करोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो इसका सिर्फ एक ही केस है जो अपन अभी डेप्थ में करेंगे भी चार्ट में, जहाँ दो बैंक मर्ज होती है, वो एक स्पेशल सिचुएशन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आता है उस पर बेस्ड। तो देखिए अपने चार्ट पे कि अगर पॉजिटिव पैरामीटर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर या बुक वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला होगा पैरामीटर ऑफ टारगेट अपॉन पैरामीटर ऑफ एक्वायरिंग। और अगर नेगेटिव पैरामीटर्स दे रखे हैं लाइक एनपीए, लॉस, तो आपका फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ एक्वायरिंग अपॉन पैरामीटर ऑफ टारगेट फर्म। फिर आते हैं रेशियोज पे। तो यहाँ पे अपन डिफरेंट रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक टेबल के जरिए सब कुछ समझा देता हूँ, फिर अपन फॉर्मूले चार्ट में देख लेंगे। देखिए सपोज आपके पास कंपनी की अर्निंग्स है, आपके पास कंपनी की अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेकंड, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अपने पास ये कंपनी है, इसकी अपने पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली अपने पास अर्निंग्स है, दूसरी उसके शेयर्स भी है, और तीसरी अपने पास पीई रेशियो भी है, यानी प्राइस कितने टाइम्स होता है अर्निंग्स के, तो पीई रेशियो भी है। तो अगर अपने पास ये तीन इंफॉर्मेशन है बैंक की, सॉरी किसी कंपनी की, तो आप इससे क्या क्या और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, आप इससे अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो। जब आपके पास पूरी कंपनी की अर्निंग्स है और सारे शेयर्स भी है, तो क्या अपन अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं कि हर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसका, 1/2। तो जो मैं ऑरेंज में लिख रहा हूं ना, वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो अपन चार्ट में देखेंगे, लेकिन एक टेबल के जरिए समझिए, आपको बहुत इजी होगा। देखिए अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा, आप टोटल अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। आप इससे और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए अपने पास अर्निंग पर शेयर आ गया और पी रेशियो दे रखा था कि प्राइस कितने टाइम्स होता है अर्निंग्स के, तो अपन मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं शेयर की। कैसे निकालेंगे, 4 into 3, यानी अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो। अब अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स भी है और एक शेयर की मार्केट वैल्यू भी है, तो पूरी फर्म की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मार्केट कैप कैसे आएगी, अब यहां से मार्केट कैप का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 5 into 2। सपोज इसके साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और दी है, आपको बोला है कि प्रमोटर होल्डिंग X% है, कि कंपनी में प्रमोटर्स का शेयर भी दे रखा है। तो आप फ्री फ्लोट कैप निकाल सकते हैं, यानी जनरल पब्लिक की कितनी होल्डिंग है वो कैसे निकालोगे। फ्री फ्लोट कैप कैसे निकालेंगे अगर अपने पास प्रमोटर होल्डिंग भी है। तो अपन लेंगे मार्केट कैप और उसमें से माइनस कर देंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग, यानी 1 - 7। यहाँ 1 मतलब 1 नंबर है, इट्स नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 7 है अपना प्रमोटर्स होल्डिंग, तो आपके पास आ जाएगी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितनी है। सपोज अपन कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने पास शेयर कैपिटल भी दे रखा है कंपनी का अगर, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे रखा है। अपने पास शेयर कैपिटल भी दे रखा है और रिजर्व और सरप्लस भी दे रखा है। तो अब आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली अपन नेटवर्थ निकाल सकते हैं कंपनी की, कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, और नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
यानी 9+10, यानी 9+10। अब आपके पास पूरी कंपनी की नेटवर्थ आ गई और आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं जो ऊपर दे रखे हैं, देखिए पॉइंट नंबर 2 में। तो आप एक कंपनी की एक शेयर की वर्थ निकाल सकते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी? नेट वर्थ को डिवाइड कर देंगे अपन नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपके पास शेयर की बुक वैल्यू है और आपके पास शेयर की अर्निंग्स भी है, यानी अर्निंग पर शेयर भी है, तो आप रिटर्न निकाल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट पे कितना हो रहा है। अगर आपके शेयर पे आपको कितनी अर्निंग मिली तो आप इससे परसेंटेज रिटर्न निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगे अर्निंग पर शेयर, दैट इज 4/12। तो ये जो रेशियोज है, एक दो और देखेंगे अपन, ये जो रेशियोज है ये सिर्फ मर्जर्स में ही नहीं, आपकी एंटायर एसएफएम में भी काम में आएंगे, तो ये चीज भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब अपने पास रिटर्न तो आ गया इक्विटी का। अब सपोज अपने को डिविडेंड रेशियो भी दे रखा है, मैं अज्यूम करता हूं कि अपने पास डिविडेंड पेमेंट रेशियो भी है। अब इससे और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ सकती है, ध्यान से सोचिए। एक अपने पास आ सकता है कि रिटेंशन रेशियो कितना है। भाई अर्निंग्स दो लोगों में बटेगी, एक कंपनी में जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरी शेयर होल्डर्स में। तो अगर शेयर होल्डर्स का हिस्सा दे रखा है तो कंपनी का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा? 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो, बहुत सिंपल है, 1 - 14 हो गया आपका ना। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज ग्रोथ रेट क्या होगी ना। तो ग्रोथ रेट डिपेंड करती है रिटेन्ड अर्निंग्स पे। कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से ग्रो होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स का इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी और ग्रोथ मिलती है। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग का परसेंटेज कितना है, यानी 15 रिटेंशन रेशियो, और हमें रिटर्न कितना मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज 30। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो टेबल है। तो जब भी आप मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन करो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हो, तो पहला टास्क जो आप करेंगे, आप सारे रेशियोज निकाल लेंगे जो उस इंफॉर्मेशन से निकल सकते हैं। पॉसिबल है कि आप कभी एक आध रेशियोज ज़्यादा निकाल लो, लेकिन इट विल नॉट मेक सेंस, आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये रेशियो आपकी आंखों के सामने है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। अपन अभी देख लेंगे उस चीज़ को भी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं जो अपने चार्ट में कवर किए हैं। देखिए फटाफट मैं वो दिखा देता हूँ कि अर्निंग पर शेयर्स देख लिया अपन ने कि टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। फिर मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशियो। फिर मार्केट कैप कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। फ्री फ्लोट कैप कैसे निकालेंगे? अपन टोटल मार्केट कैप में से प्रमोटर्स की होल्डिंग हटा देंगे, तो मार्केट कैप इनटू 1 - प्रमोटर्स होल्डिंग। और नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ मतलब क्या हिस्सा इक्विटी होल्डर्स को बिलोंग करता है। नेटवर्थ मतलब क्या हिस्सा इक्विटी होल्डर्स को बिलोंग करता है। तो दो चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आ जाएगा अपना बुक वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे? नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। कितना रिटर्न मिलता है इक्विटी शेयर्स पे? तो इट इज अर्निंग पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू। रिटेंशन रेशियो सिंपल है, 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो। और ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, ये निकालते हैं अपन रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आपके चैप्टर में यूज हो सकते हैं। चलिए फिर अगले पार्ट पे आते हैं, यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अपना। पहला है एक्विजिशन बाय स्टॉक डील एंड कैश डील। अभी मैंने समझाया था जब स्वैप रेशियो कर रहे थे कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो पेमेंट दो टाइप से कर सकती है। एक कैश में, तो उसको कैश डील बोलेंगे, और दूसरा शेयर्स में,
यानी एक्वायरिंग कंपनी अपने शेयर दे सकती है बदले में, तो उसको स्टॉक डील बोलेंगे। तो ये स्टॉक डील अपन सबसे पहले करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्वायरिंग कंपनी इश्यूज इट शेयर्स टू टारगेट कंपनी एज कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के लिए वो अपने शेयर्स इशू कर देती है। तो जब स्टॉक डील देना आपको, तो अपने को सीखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ट्रैक करने हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पार्ट में अपने को सीखना है कि जब स्टॉक डील होती है तो कौन कौन से पैरामीटर्स ट्रैक करने हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग पैरामीटर्स शैल बी ट्रैक्ड। पहला, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, यानी मर्जर के बाद अर्निंग पर शेयर क्या होगा, तो क्या होगी कंबाइंड अर्निंग्स, यानी मर्जर के बाद कितनी अर्निंग्स होने वाली है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग्स ऑफ एक्वायरिंग प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट, और अगर सिनर्जी की वैल्यू दे रखी है तो वो भी ऐड हो जाएगी। अगर सिनर्जी की वैल्यू दे रखी है तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी मर्जर के बाद कितनी अर्निंग्स होने वाली है मर्ज फर्म की, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर्स पोस्ट एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन या मर्जर के बाद कितने शेयर्स होने वाले कंपनी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे अपने शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग प्लस कितने शेयर्स अपन ने टारगेट कंपनी को इशू किए हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर, यानी क्या एक्सचेंज रेशियो है, इनटू शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल शेयर्स पोस्ट एक्विजिशन। कंबाइंड अर्निंग्स मतलब दोनों कंपनी की अर्निंग्स को आप जोड़ लोगे। अगर सिनर्जी इन वैल्यू सिनर्जी इन अर्निंग्स दे रखी है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर अगर आपके पास मर्जर के बाद क्या अर्निंग पर शेयर होने वाला है ये इंफॉर्मेशन है, तो अपन मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं मर्जर के पास। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशियो। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर अपने को पी रेशियो की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी मर्जर के बाद एक्वायरिंग फर्म का क्या पी रेशियो होने वाला है, तो अपन वो वाला पी रेशियो यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो अपन पी रेशियो पुराना वाला एक्वायरिंग फर्म का यूज करेंगे। देखिए नीचे नोट, अज्यूम ऑफ एक्वायरर इफ नो इन्फो। तो अगर पी रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो अपन अज्यूम करेंगे कि एक्वायरिंग फर्म का पी रेशियो सेम रहेगा। फिर अगर अपने पास मार्केट प्राइस आ गई, मर्जर के बाद क्या होने वाली है, टोटल शेयर है अपने पास कि मर्जर के बाद एक्वायरिंग फर्म के कितने हैं, तो अपन मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं मर्ज्ड फर्म की। कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस एंड टोटल शेयर्स जो एक्विजिशन के बाद होगा। देखिए मैंने ये चीज बताई थी कि मर्जर और एक्विजिशन अपन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबल है कि मैं भी अपनी लैंग्वेज में यूज कर लूँ, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है, वो अपन ने सीख लिया है। पर क्वेश्चन करते वक्त दोनों एक ही चीज मान के चलना है। चलिए ये तो तीनों सिंपल थे। फिर चौथा इंपॉर्टेंट आता है कि मर्जर से क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो अपन गेन और लॉस निकालेंगे, उसको अपन एनपीवी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि मर्जर के बाद क्या शेयर प्राइस हुई माइनस मर्जर के पहले क्या शेयर प्राइस थी। तो एक्वायरिंग फर्म के लिए तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लोगे कि मर्जर के बाद क्या शेयर प्राइस है और मर्जर के पहले क्या थी। लेकिन टारगेट कंपनी को जरूरी तो नहीं कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिला हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि स्वैप रेशियो 1:1 हो। तो क्या आप पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस ऐसे के ऐसे यूज कर सकते हैं? नहीं, अपने को इक्विवेलेंट वैल्यू लेना पड़ेगी टारगेट फर्म के लिए। टारगेट फर्म के लिए जो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगा वो इक्विवेलेंट होगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको कि क्या स्वैप रेशियो था इनटू पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि स्वैप रेशियो था अपना 0.8, यानी टारगेट फर्म को मतलब टारगेट फर्म के शेयर होल्डर्स को 0.8 शेयर्स मिले ऑफ एक्वायरिंग कंपनी फॉर देयर ईच शेयर्स। उनके हर एक शेयर के बदले 0.8 शेयर्स मिले और पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस है 100 रुपीज।
तो टारगेट फर्म के शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 0.8 इंटू 100, क्योंकि उनको तो 0.8 शेयर मिला है, तो उनके लिए इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो गई पोस्ट मर्जर में? 80 रुपीज। कैसे निकाला अपन ने? 0.8 इंटू 100 इज 80। और फिर इसको कंपेयर करेंगे कि मर्जर के पहले टारगेट फर्म की क्या शेयर प्राइस थी और फिर गेन और लॉस आएगा। तो यहां से अपने पास पर शेयर गेन और लॉस आता है। और एक तरीका और है एनपीवी निकालने का कि अपन पूरे फर्म की एनपीवी निकाल रहे हैं कि मर्जर के बाद एक्वायरिंग फर्म की या टारगेट फर्म की क्या वैल्यू थी और मर्जर के पहले क्या वैल्यू थी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये अपने पास आ गई पोस्ट मर्जर वैल्यू, तो ये दोनों फर्म की है, इसमें एक्वायरिंग फर्म भी आ गई और टारगेट भी आ गई। फिर अपन देखेंगे कि शेयर कितना है, ओनरशिप शेयर कितना है, और माइनस कर देंगे प्री मर्जर वैल्यू। तो अगर एक्वायरिंग के लिए कर रहे हो तो एक्वायरिंग का शेयर देख लोगे मर्जर फर्म में कितना है और उनकी प्री मर्जर वैल्यू माइनस कर दोगे। और अगर टारगेट के लिए देख रहे हो तो टारगेट का शेयर लो और टारगेट की प्री मर्जर वैल्यू लो, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैक करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में काम में आ सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखे हुए हैं। पहला, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो विच डज नॉट डिमिनिश द अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट, यानी वो एक्सचेंज रेशियो निकालो कि अर्निंग पर शेयर टारगेट कंपनी की सेम रहे, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, आप एक इक्वेशन बनाओगे कि पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर जो टारगेट फर्म को मिलने वाली है वो इक्वल कर दोगे प्री मर्जर के। पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट विल बी इक्वल्स टू प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर। और आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे तो क्या तरीका होगा? आप सबसे पहले लोगे कि इक्विवेलेंट ईपीएस कितनी आ रही है मर्जर के बाद, आर इंटू पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आर क्यों लिया है अपन ने एक्सचेंज रेशियो? क्योंकि ये रीजन मैंने अभी समझाया था गेन और लॉस कैलकुलेट करते वक्त कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को जरूरी नहीं कि एक के बदले एक शेयर मिले, तो उनके लिए हर शेयर पे कितनी अर्निंग पर शेयर आएगी, तो उनको कितना एक्सचेंज रेशियो मिला, यानी हर शेयर के बदले कितने शेयर्स मिले, और मर्जर के बाद ईपीएस कितना होने वाला है, और उसको आप कंपेयर करोगे प्री मर्जर ईपीएस से। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बनाओगे कि आर इंटू पोस्ट मर्जर ईपीएस अपन ने निकालना सीखा था, कंबाइंड अर्निंग्स अपॉन टोटल शेयर्स। तो ये शेयर्स कैसे आएंगे? शेयर्स एक्वायरिंग फर्म के, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, प्लस टारगेट फर्म को कितने इशू हुए, यानी आर इंटू शेयर्स ऑफ टारगेट, ये बी अपनी टारगेट फर्म। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ईपीएस प्री मर्जर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक्सचेंज रेशियो आएगा, और वो क्या होगा पता है आपको? आंसर पहले से पता होना चाहिए। और एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट अपॉन अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग। इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेशियो अर्निंग पर शेयर पे बेस्ड है, एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे बेस्ड है। जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो आपको एक चीज आइडेंटिफाई होगी कि अर्निंग एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे बेस्ड है। तो जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है एग्जाम में कि एक्सचेंज रेशियो विच डज नॉट डिमिनिश द अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे बेस्ड है। पर ये आपको आंसर चेक करने के लिए यूज करना है, तरीका ये वाला ही फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए, और आंसर ये आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है। इस जगह कोई और फैक्टर भी होता, सपोज मार्केट प्राइस होता टारगेट का कि कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो विच डज नॉट डिमिनिश द मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब है एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग, बुक वैल्यू होता तो बुक वैल्यू पे बेस्ड है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए यूज करनी है। तरीका आपको पता है कैसे निकालोगे, और आंसर क्या आ रहा है ये भी आपको पता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट फॉर एक्वायर,
तो ट्रू कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना एक्स्ट्रा पेमेंट दिया एक्वायरिंग कंपनी ने। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक आइटम है जिसकी वैल्यू है ₹10 और अगर अब मैंने इसको 12 रुपए में खरीदी है तो इसके लिए मेरी ट्रू कॉस्ट क्या हुई? 2 रुपए। 10 रुपए की तो मुझे आइटम मिल ही चुकी है, लेकिन मैंने 12 दिए है, मतलब मेरे ट्रू कॉस्ट कितनी लगी है? 2 रुपए। तो जब आप एक्वायरिंग फर्म के लिए ट्रू कॉस्ट निकालोगे तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि टारगेट फर्म की कितनी वैल्यू हो गई मर्जर के बाद और उसकी मर्जर के पहले कितनी वैल्यू थी, तो वो आपने एक्स्ट्रा दी उसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, ये पूरे मर्ज्ड फर्म की वैल्यू ले ली, फिर आप देखोगे कि इसमें टारगेट कंपनी का शेयर कितना है, तो ये आ जाएगी कि टारगेट कंपनी की वैल्यू कितनी है मर्जर के बाद, और उसमें से माइनस करोगे वैल्यू ऑफ टारगेट जो मर्जर के पहले थी, तो आपके पास आ जाएगा कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया है आपने मर्जर या एक्विजिशन के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, 2 मिनट पहले ही रिवाइज किया है। ये फॉर्मूला क्या है? एनपीवी का फॉर्मूला है ये, अपन ने अभी देखा। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोस्ट मर्जर वैल्यू इनटू ओनरशिप शेयर। तो आप टारगेट कंपनी के एनपीवी निकालोगे तो यहाँ पे टारगेट का शेयर आएगा, टी से नीचे डिनोट किया, और यहाँ पे प्री मर्जर वैल्यू किसकी? टारगेट की। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कैलकुलेट ट्रू कॉस्ट फॉर एक्वायरर, इसका मतलब है आपको एनपीवी निकालनी है टारगेट कंपनी की। बी से डिनोट करता हूँ, ऊपर मैंने टी से किया था, यहाँ पे भी बी कर देते हैं। तीसरा कि मर्ज्ड फर्म में फ्री फ्लोट कैप कितनी होगी या फ्री फ्लोट शेयर्स कितने होंगे। फ्री फ्लोट का मतलब है जनरल पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे? अपन देखेंगे कि टोटल शेयर्स कितने मर्ज्ड फर्म में, वो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा। फिर अपन देखेंगे कि प्रमोटर्स के शेयर कितने हैं एक्वायरिंग फर्म के, तो ये सेम रहेंगे मर्जर के पहले भी और मर्जर के बाद भी। एक्वायरिंग फर्म के शेयर होल्डर्स में कोई चेंज नहीं आता है, तो प्रमोटर्स के जितने शेयर मर्जर के पहले थे उतने ही बाद में भी रहेंगे। फिर मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि शेयर्स कितने इशू किए अपन ने टारगेट फर्म के प्रमोटर्स को। शेयर्स इशू टू प्रमोटर ऑफ टारगेट फर्म, तो ये कैसे निकालेंगे? एक्सचेंज रेशियो इनटू शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स इन टारगेट फर्म। तो आपके पास आ जाएगा कि टारगेट फर्म के प्रमोटर्स को कितने शेयर्स दिए। अब जब दोनों प्रमोटर्स के शेयर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जनरल पब्लिक की शेयर होल्डिंग बचेगी, जिसको अपन बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप या फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टॉक डील में इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये पैरामीटर्स ट्रैक करने के लिए आ सकते हैं, या फिर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दी है इस टाइप से कुछ कैलकुलेशंस करने को आ सकती है। पर क्वेश्चन इजी कॉन्सेप्ट पे आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आता है तो, इसलिए ध्यान से करना है। फिर अपन सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, कैश डील। तो यहाँ पे एक्विजिशन कैश में होगा, यानी एक्वायरिंग कंपनी कोई शेयर्स इशू नहीं करने वाली टारगेट को। देखिए एक्वायरिंग कंपनी पेज कैश टू टारगेट एज कंसिडरेशन। इस केस में अपन कौन कौन से पैरामीटर्स ट्रैक करेंगे? देखिए सबसे पहला कि मर्ज्ड फर्म की क्या वैल्यू होगी। मर्ज्ड फर्म की क्या वैल्यू होगी? अगर आपको सिनर्जी इन वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपको सिनर्जी इन वैल्यू की, तो आप कैसे निकालोगे मर्ज्ड फर्म की वैल्यू? देखिए वैल्यू ऑफ ए बी, ये अपनी मर्ज्ड फर्म है, इट विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी। अपन ने दोनों फर्म की वैल्यू कंबाइन कर दी, प्लस सिनर्जी भी होने वाली है अपने को, माइनस कैश पेड, क्योंकि एक्वायरिंग फर्म ने कुछ वैल्यू पे की है तो वो माइनस करना पड़ेगी। तो फॉर्मूला सिंपल सा होगा, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी माइनस कैश पेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे वाला, दैट इज अगर सिनर्जी इन अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे।
तो अपन सबसे पहली चीज देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अपने को दिया है या नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड्स की इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। तो पहला केस अज्यूम करते हैं नहीं दी है, पहला केस अज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं दे रखा है। तो अगर आपको अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन दी है तो अपन सबसे पहले पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे, फिर उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी अपने पास मर्जर के बाद, और फिर उसको टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एक्वायरिंग फर्म के इक्वल्स टू होंगे, क्योंकि कोई नया शेयर इशू नहीं करने वाला है। तो आपके पास मर्ज फर्म की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखिए आपने सबसे पहले लिया अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इंफॉर्मेशन। कैसे निकालते हैं, दोनों फर्म की अर्निंग्स कंबाइन की, कंबाइंड अर्निंग्स प्लस सिनर्जी इन अर्निंग्स। और अगर आपको ईपीएस निकालना है जो अपन ने स्टॉक डील में सीखा, तो आप इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो ये आपके पास आ गई कि मर्जर के बाद क्या अर्निंग पर शेयर होने वाली है, फिर इसको आपने पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास मार्केट प्राइस, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग लूंगा मैं, क्योंकि टारगेट कंपनी को कोई शेयर्स इशू नहीं होते हैं। तो आपके पास आ जाएगी कि मर्जर के बाद कितनी वैल्यू है, मर्जर के बाद फर्म की कितनी वैल्यू है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स और ये नंबर ऑफ शेयर्स अपन कट कर सकते हैं और डायरेक्ट कंबाइंड अर्निंग्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आया अपने पास कि मर्जर के बाद कितनी वैल्यू हुई, लेकिन अभी तक इसमें अपन ने कैश का एडजस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि वैल्यू कम होगी कैश देंगे तो माइनस कैश पेड कर देंगे, माइनस कैश पेड कर देंगे। देखिए ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास कि कंबाइंड अर्निंग्स क्या होने वाली है मर्जर के बाद, उसको पी रेशियो से निकाला तो पोस्ट मर्जर वैल्यू आ गई, फिर उसमें से कैश माइनस कर देंगे। अब अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी दे रखा है तो ये ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर दे रखा है तो आप अज्यूम करोगे कि जो कैश आपको पे करना है ना वो आप बोरो करके लाए हो, या फिर उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है। आप अज्यूम करो कि आप वो कैश बोरो करके लाए हो, तो आपकी अर्निंग्स क्या होने वाली है मर्जर के बाद, कंबाइंड अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स ऑफ ए प्लस अर्निंग्स ऑफ बी प्लस सिनर्जी इन अर्निंग्स। लेकिन आप जो बोरो करके लाए हो उसको आपका बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगा। आप जो कैश में टारगेट कंपनी को पेमेंट करोगे वो आप बोरो करके लाए हो, तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसमें से माइनस करेंगे कैश पेड इनटू कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर ये बोरो करने वाली बात हजम नहीं हो रही है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलिए कि जो कैश आपने पे किया है उस पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, तो वो आपको माइनस करना है। तो ये माइनस कर दिया तो ये अपने पास आ गई नेट अर्निंग्स। अब इसमें अपन कैश का एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये मर्ज्ड फर्म की नेट अर्निंग्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से, तो आपके पास मर्ज्ड फर्म की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ए बी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स दे रखा है तो आपको अर्निंग्स में से पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास नेट अर्निंग्स आएगी और फिर आप वैल्यू निकाल पाओगे मर्ज्ड फर्म की। फिर सिंपल से कॉन्सेप्ट है कैश डील में। देखिए एनपीवी कैसे निकालेंगे शेयर होल्डर्स की, एनपीवी का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। तो आप एक्वायरिंग फर्म के लिए कैसे निकालेंगे कि मर्जर के बाद एक्वायरिंग फर्म की क्या वैल्यू हो गई माइनस पहले कितनी थी, तो आपके पास आ जाएगी कि क्या एडिशनल वैल्यू क्रिएट हुई है। तो वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ये ए बी टोटल ए को बिलोंग करेगी। अब जो मर्ज्ड फर्म है वो टोटल एक्वायरिंग फर्म को बिलोंग करेगी, तो उसमें से अपन माइनस कर देंगे एक्वायरिंग फर्म की ओरिजिनल वैल्यू, और बी को परचेज कंसिडरेशन मिला है उनकी वैल्यू के अगेंस्ट, तो आप देख लोगे कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, तो वो हो जाएगा आपका एनपीवी बी का। और ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर मैंने बताया था क्या होता है, टारगेट फर्म की एनपीवी यानी एनपीवी ऑफ बी। तो यहाँ पे ये चीज़ सिंपल सी डायरेक्ट आ गई, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10 की चीज़ आप 12 में खरीद रहे हो, तो सपोज आपकी टारगेट फर्म की वैल्यू 10 है और आपने उसको परचेज कंसिडरेशन 12 दिया है, तो आपका ट्रू कॉस्ट कितना हुआ 2 रुपये। वहाँ पे अपने को ये निकालना पड़ता था शेयर टारगेट फर्म का कितना है वो कैलकुलेट करके, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये कैश डील और स्टॉक डील खत्म होता है।
फिर एक्विजिशन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मर्जर ऑफ बैंक्स। तो ये थोड़ा अलग चलता है अपने नॉर्मल क्वेश्चन से, इसलिए इसको अलग से दिखाया चार्ट में। स्पेशल सिचुएशंस मर्जर ऑफ बैंक्स। तो यहां पे एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक एक लॉस मेकिंग बैंक को एक्वायर करती है। एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक एक लॉस मेकिंग बैंक को एक्वायर करती है और जनरली स्वैप रेशियो बेस्ड होता है एनपीए पे। मैंने वहां पे इसलिए नेगेटिव पैरामीटर्स बताए थे कि कैसे स्वैप रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक एक लॉस मेकिंग बैंक को एक्वायर करेगी एज स्टॉक डील, यानी शेयर्स इशू करके, और जो शेयर्स इशू करने का रेशियो होगा वो बेस्ड होगा एनपीए पे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि स्वैप रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनपीए ऑफ एक्वायरिंग अपॉन एनपीए ऑफ टारगेट। और इस क्वेश्चन में आपको दो पैरामीटर्स निकालने के लिए आएंगे कि मर्जर के बाद कैलकुलेट करो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। कैसे निकालेंगे वो मैं एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन लेके अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस अभी आप ध्यान से सुनते रहिए कि मर्जर के बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है और एनपीए रेशियो कितना है। तो सबसे पहले इन दो फॉर्मूलों को कैसे निकालते हैं ये सीख लीजिए, अप्लाई कैसे करना है वो मैं एग्जांपल में बता दूंगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी आपकी कैपिटल कितने टाइम से आपके एसेट रिस्क से। तो ये एक पॉजिटिव पैरामीटर होता है, यानी हायर द बेटर। जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर होगा बैंक का उतने उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो देखिए टोटल कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फॉर्मूला ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सेकेंड है ग्रॉस एनपीए रेशियो। तो ये कैसे निकालेंगे कि मर्जर के बाद एनपीए कितने हैं, एनपीए ये वैल्यू में है एब्सोल्यूट अमाउंट डिवाइडेड बाय आपके ग्रॉस एडवांसेस कितने थे, नीचे में हटा देता हूँ लाइन, एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस। तो ये आपके पास आ जाएगा एनपीए रेशियो। और नीचे एक नोट दिया है कि अगर एक्सचेंज रेशियो एनपीए पे बेस्ड है तो स्वैप रेशियो क्या होगा, एनपीए ऑफ एक्वायरिंग अपॉन एनपीए ऑफ टारगेट। चलिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं मर्जर ऑफ बैंक का, हो सकता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। से दो बैंक है, चलिए तो अज्यूम करते हैं अपने पास दो बैंक हैं। भाई हट जाओ एक बार में, ये हटा दिया, ठीक है। चलिए बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए विल एक्वायर बैंक बी, और आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए। सपोज दोनों बैंक के आपको एनपीए रेशियो दे रखे हैं। सपोज इसका चल रहा है 5% और इसका है 40% एनपीए। सेकेंड आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दे दिया दोनों कंपनी का, से 16% और 4%। अब ये हायर तो बेटर होता है, मतलब कंपनी ए ही ज़्यादा अच्छी है। तीसरा अपने को दिया इन्होंने ग्रॉस एडवांसेस से 27,000 करोड़ और ये 3,500 करोड़। दो इंफॉर्मेशन और है अपने पास, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है 500 और 5,500 में फेस वैल्यू ले रहा हूँ 10 रुपीज। इसका मतलब है बैंक ए के पास 50 करोड़ शेयर है और बैंक बी के शेयर कैपिटल लेते हैं 140 और यहाँ पे कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है। इसका मतलब है 14 करोड़ शेयर है बी के पास। नाउ बैंक ए विल एक्वायर बैंक बी
और इसका जो स्वैप रेशियो है ना, इट इज बेस्ड ऑन एनपीए। तो सबसे पहली चीज जो अपने को इसमें कैलकुलेट करनी है, चलिए अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी। फर्स्ट स्वैप रेशियो, सेकंड एनपीए परसेंटेज आफ्टर मर्जर, थर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आफ्टर मर्जर। ये तीन चीजें अपने को निकालनी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपन स्वैप रेशियो निकाल लेंगे, ये बहुत सिंपल है आपके लिए। कैसे निकालेंगे, अपन लेंगे एक्वायरिंग फर्म का पैरामीटर, तो वो क्या है, एनपीएस 5% और टारगेट का है 40%। तो अपने पास क्या आएगा स्वैप रेशियो, 0.125, यानी 0.125 शेयर्स इशू होंगे फॉर ईच शेयर ऑफ टारगेट फर्म। नाउ अब ध्यान से सुनिए, अपने को एनपीए निकालना है मर्जर के बाद। तो एनपीए का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीए अपॉन ग्रॉस एडवांसेस। तो ग्रॉस एडवांसेस तो आपके पास आ जाएंगे, आप दोनों फर्म के एडवांसेस को ऐड कर लोगे तो, लेकिन आपके पास एनपीए कितने ये इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेंगे एनपीए एंड रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ ए एंड बी। ध्यान से सुनिए, आपको जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। तो आपके पास रिस्क वेटेड एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिया है इंडिविजुअल फर्म्स का। तो आप पहले इंडिविजुअल फर्म के एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास पोस्ट मर्जर दोनों, जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए एक इंफॉर्मेशन और लगेगी इसमें कि जो शेयर्स इशू होंगे ना वो बुक वैल्यू पे होंगे। जस्ट अ मिनट, ये लिख लेते हैं अपन, शेयर्स विल बी इशूड एट बुक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट थी, मिस हो गई थी। तो जब ये 0.125 शेयर्स जो स्वैप रेशियो आया, तो जब आप शेयर्स इशू करोगे ना तो एक्वायरिंग फर्म की बुक वैल्यू पे इशू होंगे। तो बुक वैल्यू क्या है, 6000 करोड़ डिवाइडेड बाय 50, यानी 120 रुपए पे एक शेयर इशू होगा। तो देखिए ये कैलकुलेट करने से पहले अपन निकाल लेते हैं कि कितने शेयर्स इशू होंगे। देखिए तो आ जाएगा टोटल शेयर्स टू बी इशूड 0.125 इंटू 14 करोड़, कितना हो गया, 1.75 करोड़ शेयर्स इशू होंगे। तो अब एक्वायरिंग फर्म बुक वैल्यू पे इशू कर रही है तो उसका कैपिटल कितना बढ़ेगा, 10 रुपीज से, पेड अप वैल्यू 10 है तो यानी 17.5 करोड़, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, यानी 110 इंटू 1.75 इट विल बी इक्वल्स टू 192.5 करोड़। यहां तक क्लियर। फिर अपन आते हैं कि पोस्ट मर्जर एनपीए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकालेंगे। तो अपन ने देखा
कि जब एनपीए निकालना है तो अपने को एनपीए चाहिए कि मर्ज्ड फर्म का एनपीए कितने हैं, इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी के एनपीए परसेंटेज है, तो वो अप्लाई करके अपन निकाल लेंगे कि एक्वायरिंग के एनपीए कितने हैं और टारगेट के एनपीए कितने हैं। तो अपने पास आ जाएगा मर्जर के बाद एनपीए कितने होंगे, और अपने पास ग्रॉस एडवांस भी होंगे मर्जर के बाद, यानी दोनों फर्म के एडवांसेस को ऐड कर लेंगे तो अपने पास एनपीए रेशियो निकल जाएगा। तो इसके लिए अपने को पहले एनपीए निकालना है एक्वायरिंग और टारगेट के। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकालेंगे कि मर्जर के बाद टोटल कैपिटल कितनी है, तो ये कैसे निकलेगी कि एक्वायरिंग फर्म की कैपिटल कितनी है प्लस अभी शेयर्स इशू किए टारगेट को, तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया और पेड अप कैपिटल बढ़ गया, तो वो अपन ऐड कर देंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स में टू गेट दी टोटल कैपिटल। पर अपने पास रिस्क वेटेड एसेट्स तो है नहीं, तो पहले अपन कार का फॉर्मूला लगाएंगे और टारगेट और एक्वायरिंग फर्म के रिस्क वेटेड एसेट्स निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे टू कैलकुलेट द कार ऑफ मर्ज्ड फर्म। तो देखिए सेकेंड स्टेप आएगी अब अपनी, जो अपन पहले मिस्टेक कर रहे थे। एनपीए एंड रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, ये आ गया आपके पास एनपीए कितना परसेंटेज है 5% और 40%, करेक्ट है। तो फिर अपने पास है यहाँ पे ग्रॉस एडवांसेस, ग्रॉस एडवांसेस की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे है 27,000 करोड़ और यहाँ पे है अपने पास 3,500 करोड़। तो एनपीए कितने होंगे ये देखिए, इन वैल्यू है ये कितना होगा 5% 27,000 करोड़ का, तो कितना होगा 1,350। इधर कितना होगा 1,400। तो आपकी मर्ज्ड फर्म के एनपीए कितने होंगे 2750 और मर्ज्ड फर्म के ग्रॉस एडवांसेस कितने होंगे 30500। तो यहाँ पे आपका एनपीए परसेंटेज आ जाएगा मर्ज्ड फर्म का। फिर अपन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से देख लेते हैं। अपने पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 16% और 4% और टोटल कैपिटल भी है दैट इज 6,000 करोड़। देखिए अपने क्वेश्चन में 500 प्लस 550 करोड़ यानी 6,000 करोड़ और यहाँ कितनी है 140। तो यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स कितने होंगे 37,500 करोड़। और इधर कितने होंगे आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कैसे आएगा आपका रिस्क वेटेड एसेट्स टोटल कैपिटल अपॉन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो 140 डिवाइडेड बाय 4% दैट इज 3,500। तो मर्ज्ड फर्म के एसेट्स कितने होंगे 41,000 करोड़ और आपके पास मर्ज्ड फर्म की कैपिटल भी है, वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दोनों ऐड नहीं करना है। तो 6,000 देखिए ग्रीन में, इसमें प्लस करूंगा मैं कि कैपिटल कितना ऐड हुआ है 17.5 और 192.5 रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगी मेरी टोटल कैपिटल 6210 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो सेम जैसा मैंने एग्जांपल दिया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो यहां जाके ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है अपना, दैट इज एक्विजिशन बाय स्टॉक डील एंड कैश डील। ये सबसे मेन पार्ट है अपने चैप्टर का और सबसे बड़ा पार्ट भी है। अब सारे पार्ट्स छोटे छोटे से आएंगे।
देखिए अब फटाफट कवर करेंगे अपन। चलिए उसके पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियोज। तो अपन ने सीखा पहले कि एक्सचेंज रेशियो अपन कब कैलकुलेट करते हैं, जब स्टॉक डील होती है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो, यानी वो एक्सचेंज रेशियो जहाँ पे एक्वायरिंग फर्म और टारगेट फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आती है, यानी एनपीवी जीरो है। अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे ब्रेक इवन जहाँ पे एनपीवी जीरो है। तो देखिए पहला एक्वायरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि एक्वायरिंग फर्म कितना मैक्सिमम रेशियो दे सकती है, यानी मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, उसको डिनोट किया है अपन ने अल्फा से, दैट एक्वायरिंग फर्म इज विलिंग टू ऑफर टू टारगेट। तो मैक्सिमम कितना रेशियो दे पाएगी एक्वायरिंग फर्म, सच दैट कि उसकी एनपीवी जीरो हो, नेगेटिव होगी तो उसको लॉस हो जाएगा। तो एनी केस में एनपीवी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दे पाएगी कि भाई एनपीवी जीरो तक लेके चले जाते हैं। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं अपन ने देखा था, पोस्ट मर्जर प्राइस माइनस प्री मर्जर प्राइस। तो क्या होगा, पोस्ट मर्जर प्राइस यानी प्राइस ऑफ ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्री मर्जर प्राइस, यानी प्राइस ऑफ ए बी माइनस प्राइस ऑफ ए हो जाएगा एनपीवी, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो आप कैसे रेशियो निकालोगे जो मैक्सिमम दे सकती है एक्वायरिंग फर्म। प्राइस ऑफ ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड अर्निंग्स अपॉन कंबाइंड शेयर्स, यानी टोटल शेयर्स कितने होने वाले हैं मर्जर के बाद, इनटू पी रेशियो। तो ये हो गया आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया पी रेशियो से, और तो आपके पास आना चाहिए प्राइस ऑफ ए यानी प्री मर्जर प्राइस। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो आएगा। तो कहां से आएगा, कंबाइंड अर्निंग्स क्या होगी आपकी, कंबाइंड अर्निंग्स क्या होगी, अर्निंग्स ऑफ ए प्लस अर्निंग्स ऑफ बी प्लस सिनर्जी अगर कुछ दे रखा है तो यहां पे तो कुछ एक्सचेंज रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं आई, पर ये जब निकालोगे ना कंबाइंड शेयर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, शेयर्स ऑफ ए प्लस कितने शेयर्स टारगेट को इशू है, यानी आर इंटू शेयर्स ऑफ बी। तो ये जब इक्वेशन में पुट करोगे ना तो आपके पास एक्सचेंज रेशियो आएगा, और वो होगा ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्वायरिंग फर्म। देखिए नीचे ये दिया है, वेयर कंबाइंड शेयर्स इज इक्वल्स टू शेयर्स ऑफ ए प्लस अल्फा को मैंने यूज किया है टू डिनोट एक्सचेंज रेशियो इनटू शेयर्स ऑफ बी। जब इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा। तो जब अपन देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो अपन देखते हैं कि कितना मैक्सिमम दे सकता है वो, तो अपन ने मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकाला। लेकिन अब लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यानी टारगेट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बोलेगा भाई मुझे मिनिमम कितना रेशियो चाहिए। जो लेने वाला है वो अपना मिनिमम कोट रखता है कि इससे कम में मैं एग्री नहीं करूंगा। तो अपन कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशियो, उसको डिनोट किया है बीटा से, दैट टारगेट वुड रिक्वायर, इट वुड बी सच दैट एनपीवी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं अपन टारगेट की, पोस्ट मर्जर प्राइस, ठीक है चार्ट में दिया है पोस्ट मर्जर प्राइस। अब अपन ने एनपीवी निकालते वक्त देखा था कि टारगेट फर्म का पोस्ट मर्जर प्राइस क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट लेते हैं, यानी उसको कितना मिलने वाला है। और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज रेशियो इनटू पोस्ट मर्जर प्राइस, और उसको इक्वेट करेंगे अपन प्री मर्जर प्राइस से। अपने इक्वेशन में डाल के देखिए, बीटा इंटू प्राइस ऑफ ए बी, ये आ जाएगा पोस्ट मर्जर, माइनस प्राइस ऑफ बी, तो ये आ गया आपका एनपीवी, और इसको इक्वेट किया जीरो से, तो आपकी इक्वेशन आएगी एक्सचेंज रेशियो की। देखिए इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, पोस्ट मर्जर प्राइस कैसे आएगा, देखिए अर्निंग पर शेयर मर्जर के बाद इनटू पी रेशियो। फिर अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने ऊपर देखा कि कंबाइंड अर्निंग्स अपॉन शेयर्स ऑफ ए
इनटू एक्सचेंज रेशियो इनटू शेयर्स ऑफ बी, यानी कितने शेयर्स टारगेट को इशू होने वाला है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ब्रेक इवन रेशियो आएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टारगेट कंपनी। तो ये होगा मिनिमम रेशियो जो टारगेट कंपनी को चाहिए। और मर्जर कब होगा? जब एक्चुअल एक्सचेंज रेशियो मिनिमम से ज्यादा हो या और मिनिमम से कम हो। तो मर्जर वुड हैपन इफ एक्सचेंज रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम रेशियो एंड लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम रेशियो। तो इस केस में आपका मर्जर होगा। आपको एक चीज सिर्फ ध्यान रखनी है कि जब आप ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हैं तो आप अज्यूम करोगे कि एनपीवी 0 तक जा सकती है। तो एनपीवी 0 कैसे होगी? पोस्ट मर्जर प्राइस माइनस प्री मर्जर प्राइस इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सचेंज रेशियो आएगा, उसको बोलेंगे ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, फिर ये देखा अपन ने एक्सचेंज रेशियो के लिए ब्रेक इवन। अब अपन आते हैं कि ब्रेक इवन प्राइस क्या हो सकता है एक्विजिशन का। देखिए ब्रेक इवन प्राइस ऑफ एक्विजिशन, तो पहला पार्ट कि एक्वायरिंग फर्म मैक्सिमम कितना पैसा दे सकती है, मैक्सिमम प्राइस दैट एक्वायरिंग फर्म कैन पे। तो कितना देगी भाई? तुम्हारी जितनी वैल्यू है वो ले लो, प्लस इस मर्जर की वजह से जितना भी गेन हो रहा है वो भी सब ले लो। इससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी कि तुम्हारी जो वैल्यू है यानी वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस मर्जर की वजह से जो भी सिनर्जी जनरेट हो रही है वो भी ले लो। अब सेम अपना एनपीवी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्राइस कितना दे पाएगी सच दैट एनपीवी इज 0। तो वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो आप कैसे इक्वेट करोगे? वैल्यू ऑफ ए बी क्या होती है? वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी, माइनस कर दोगे वैल्यू ऑफ ए। इतना प्राइस दे सकते हैं अपन, तो वैल्यू ऑफ ए से वैल्यू ऑफ ए गया तो ये बचा वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन ये समझाने का तरीका दूसरा था। फिर टारगेट फर्म बोलेगी कि हमको कितना मिनिमम पैसा तो चाहिएगा ही सही, अगर आपको हमारे साथ मर्जर करना है तो हमको सबसे पहले तो हमारी वैल्यू चाहिए जितनी हमारी मार्केट में है, प्लस अगर एक्विजिशन या मर्जर की वजह से हमको कुछ लॉस होने वाला है तो वो भी हमको दो। तो ये हमारी मिनिमम आस्क है कि हमको हमारी वैल्यू चाहिए प्लस अगर कुछ लॉस होने वाला है तो वो भी दो। फिर इसमें थर्ड चीज भी है कि मिनिमम प्राइस दैट मैनेजमेंट ऑफ टारगेट फर्म वुड रिक्वायर। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रमोटर्स, कि प्रमोटर्स को कितना मिनिमम प्राइस चाहिएगा। तो पहला उनके शेयर होल्डिंग की कितनी वैल्यू है वो, यानी वैल्यू ऑफ टारगेट इनटू प्रमोटर शेयर, प्लस अगर कुछ लॉस होने वाला है, प्रमोटर्स को जनरली एक्विजिशन के बाद लॉस होता है, क्यों? बिकॉज इनकी ये वैल्यू चली जाएगी अब मर्ज्ड फर्म में, अब एक्वायरिंग फर्म का पूरा कंट्रोल होगा तो उनको रेम्यूनरेशन का लॉस होगा। तो वो लेंगे कि हमको भाई टोटल कितना लॉस होने वाला है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ रेम्यूनरेशन, तो वो भी हमको दो। तो हमारी मिनिमम आस्क क्या है? हमारी वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस। इस तरीके से अपन निकालेंगे ब्रेक इवन प्राइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, टारगेट कंपनी एंड प्रमोटर्स ऑल्सो, प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सबसे पहले डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल रिकॉल कर लेते हैं कि एज पर दिस मॉडल प्राइस कैसे निकालते हैं शेयर की, कि प्राइस एट टाइम वैल्यू 0 विल बी इक्वल्स टू D1, यानी क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड होने वाला है कंपनी का एट द एंड ऑफ ईयर 1, D1, और उसको डिवाइड कर देंगे अपन रिक्वायर्ड रेट माइनस ग्रोथ रेट से, RE माइनस D से। तो अब आपको एक रिलेशनशिप बता दूं कि G की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका प्राइस ज्यादा होगा। इसको अपन यूज करेंगे अभी सिनर्जी निकालने के लिए कि ग्रोथ रेट जितनी ज्यादा होगी उतना आपके कंपनी का प्राइस ज्यादा होगा। आप इक्वेशन में कभी भी पुट करके देख लीजिए। तो अब देखिए, जब भी दो कंपनी मर्ज होती है तो सिनर्जी जनरेट होने के चांस होते हैं। तो इस सिनर्जी का मेन रीजन क्या है कि टारगेट फर्म की जो ग्रोथ रेट है
वो बढ़ सकती है, कि टारगेट फर्म की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ सकती है मर्जर के बाद। सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी छोटी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एट अ हायर रेट। क्यों? क्योंकि उसको कैश फ्लो बढ़ जाएगा, उसके पास पावर्स बढ़ जाएगी, किसी बड़े कंपनी का हाथ है उसके ऊपर। तो अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो सिनर्जी जनरेट होगी। सिनर्जी कैसे जनरेट होगी? कि प्राइस इंक्रीज होगा शेयर का, टारगेट फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अपने को ये इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है कि कितनी सिनर्जी जनरेट हुई। तो देखिए कैसे करेंगे। अपने पास कौन कौन से पैरामीटर्स रहेंगे क्वेश्चन में? अपने पास रहेगा करंट मार्केट प्राइस, ये प्री मर्जर है। अपने पास रहेगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, की कंपनी कितना डिविडेंड देती है। और थर्ड पैरामीटर रहेगा कि मर्जर के पहले क्या ग्रोथ रेट थी। एक पैरामीटर और देंगे, वो पोस्ट मर्जर के बाद ग्रोथ रेट क्या रहेगी कंपनी की। कि मर्जर हो जाता है तो कंपनी किस रेट पे ग्रो होगी। तो इट इज जनरली हायर देन दी ग्रोथ रेट ऑफ प्री मर्जर फर्म। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करेंगे और रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन इक्वेशन में डालेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। फिर अपन देखेंगे कि मर्जर के बाद प्राइस क्या होती है कंपनी की। अगर मर्जर हो जाता है तो प्राइस क्या होती है, कैसे निकालेंगे? D1 ये सेम रहेगा। रिक्वायर्ड रिटर्न अपन ने अभी निकाला और अपन ले लेंगे ग्रोथ रेट जो मर्जर के बाद होने वाली है, तो अपने पास नया प्राइस आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि कितना प्राइस बढ़ा, तो वो हो गई आपकी सिनर्जी पर शेयर, टारगेट फर्म के हर शेयर की सिनर्जी हो गई। तो आप टोटल सिनर्जी कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस बढ़ा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट। तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी। फिर एक पार्ट और हो सकता है कि आपको पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालना पड़े शेयर का। तो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, आपके पास वैल्यू ऑफ ए है प्लस वैल्यू ऑफ बी है, यानी प्री मर्जर वैल्यू टारगेट और एक्वायरिंग की। आपने सिनर्जी निकाल ली, तो ये आपके पास आ गई पोस्ट मर्जर वैल्यू, और इसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स से पोस्ट एक्विजिशन। मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर्स ऑफ ए बी लिख देता हूँ। ए बी डिनोट करता है अपनी मर्ज्ड फर्म। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मॉडल। अब अगर इस कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला लेक्चर रिफर करो, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप में पढ़ा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपना मर्जर चैप्टर में भी यूज होता है। अपन फ्री कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन यूज करके वैल्यू निकालते हैं प्री मर्जर फर्म की या पोस्ट मर्ज फर्म की। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे दिया है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ना आपका सिमिलर है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। यहाँ पे अपन प्राइस निकालते हैं एक शेयर की, एक शेयर का कैश फ्लो यूज करके, यानी जो D1 है वो एक शेयर का कैश फ्लो होगा अपॉन RE माइनस G। तो जब आप फ्री कैश फ्लो निकालते हो ना, तो आपके पास पूरी फर्म की वैल्यू आएगी, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म एट T0। तो उसके लिए आप पूरे फर्म का कैश फ्लो लोगे। तो क्या होगा इंफॉर्मेशन, फ्री कैश फ्लो टू फर्स्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 अपॉन RE माइनस G। तो अगर आपको एक साल की कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दी है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, फ्री कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 अपॉन RE माइनस G। तो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो वैल्यू एक पीरियड पहले आती है। देखिए यहाँ पे T0 पे वैल्यू आई क्योंकि अपन ने फ्री कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड पे लिया। अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूं तो ये इनफाइनाइट पीरियड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, फ्री कैश फ्लो मॉडल का इनफाइनाइट पीरियड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। मैंने वही बोला कि अगर इन डेप्थ समझना है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ से आप
को इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप चैप्टर में क्वेश्चन में यूज कर पाओ। ये तो हुआ कि जब अपने पास सिर्फ 1 साल के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे साल के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दी है, इफ कैश फ्लोज फॉर मैनी ईयर्स आर गिवन, सपोज आपको 5 साल के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दी है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो आप सबसे पहले तो 5 साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये हुआ एक पार्ट। फिर ये लास्ट ईयर के एंड में निकाल लोगे कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाली है, यानी जिसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। तो ये आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लोगे जो भी आपने ऊपर सीखा। तो यहाँ पे आपके पास आएगी टर्मिनल वैल्यू, देखो ऊपर डिनोट करता हूँ मैं, पेन चेंज कर देते हैं। टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी, अपन 5th ईयर में निकाल रहे हैं तो 6th ईयर का कैश फ्लो लो और डिवाइड कर दो आप RE माइनस G से, और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ले आओ। तो ये जो दोनों टर्म आई ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फर्म की। तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फॉर ऑल ईयर्स, जितने साल के कैश फ्लो दे रखे हैं आपको, फिर उसमें ऐड कर दो टर्मिनल वैल्यू। अब लॉजिकली सोचिए कि जितने साल के कैश फ्लो दे रखे हैं उसके बाद भी तो कंपनी चलती रहेगी, तो आपको एक टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी लास्ट ईयर पे कि भाई यहाँ पे कंपनी की क्या वैल्यू होने वाली है। तो फिर उसको आप लेके आओगे कि T0 पे क्या उसकी वैल्यू होगी, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे टर्मिनल वैल्यू की। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट T पे कैसे निकालोगे, आप कैश फ्लो लोगे T1 पे, यानी नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है, अपॉन RE माइनस G। लेकिन सपोज आपके पास T1 के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको निकालोगे कैसे, आप कैश फ्लो लोगे T पीरियड पे और उसमें ऐड कर दोगे ग्रोथ रेट, तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो एट 1, उसको डिवाइड कर दोगे RE माइनस G से। पर ये ध्यान रहे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है और सेकंड इसको देना है। अब अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूं तो ये 2 पीरियड कैश फ्लो मॉडल है। देखिए थोड़ा सा और समझा देता हूँ, चलिए इधर आ जाइए। अभी जो अपन ने देखा ना वो 2 पीरियड कैश फ्लो मॉडल है। देखिए ये इस तरीके से होता है, तो ये है आपका फर्स्ट पीरियड और ये आपका सेकंड पीरियड जो इनफाइनाइट है, ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट पीरियड में सपोज इसमें 5 साल है, तो कैश फ्लो विल ग्रो एट एबनॉर्मल रेट। कैश फ्लो एक एबनॉर्मल रेट पे ग्रो होता है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो ग्रोथ रेट स्टेबल होगी। तो अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 5वें साल में ग्रोथ रेट स्टेबल हो रही है, यानी वो ग्रोथ रेट अब हमेशा चलेगी। तो आप फर्स्ट पीरियड के कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दो 5 साल के कैश फ्लो, तो ये हो गया आपके इक्वेशन का फर्स्ट टर्म। फिर आप ये यहाँ पे निकालो यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, क्योंकि अब ग्रोथ रेट सेम होने वाला है। तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो कि वैल्यू एट 5 विल बी इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 6 अपॉन RE माइनस G। ये वाला फॉर्मूला आप स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि आगे जाके ग्रोथ रेट चेंज होने वाली है, लेकिन यहाँ तो ग्रोथ रेट चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे अपन टर्मिनल वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी अपने फर्म की वैल्यू। इस तरीके से फ्री कैश फ्लो मॉडल को यूज करते हैं मर्जर में। हो सकता है आपको प्री मर्जर वैल्यू निकालना पड़े इससे, पोस्ट मर्जर वैल्यू, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इसको यूज करोगे। फिर लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने रिवीजन का, दैट इज मर्जर एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप मर्जर को इवेल्युएट कर रहे हो एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन तो आपने बहुत अच्छे से किया है पीसीसी में। अपन क्या करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं कि वो प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है या नेगेटिव। तो अब यहाँ पे भी वही चीज करेंगे कि अपने को मर्जर एनपीवी पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव। तो देखिए किस तरीके से चलेंगे अपन।
अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कैपिटल बजटिंग में भी यही निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन उसको बोलेंगे नेट कैश आउटफ्लो टुडे, कि मर्जर में आज अपना कितना आउटफ्लो होने वाला है। तो देखिए आप बैलेंस शीट देखिए टारगेट कंपनी की किस टाइप से होगी। लायबिलिटी साइड में होगा शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन्स और अदर लायबिलिटीज हो सकती हैं, और असेट साइड में रहेगा कैश, अदर करंट असेट्स हो सकते हैं लाइक डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, और फिक्स्ड असेट्स रहेंगे लाइक प्लांट एंड मशीनरी। नाउ जब आप इस टारगेट कंपनी को एक्वायर करते हो तो आपके क्या क्या आउटफ्लो होंगे। आपको शेयर कैपिटल की जगह पे शेयर्स इशू करना पड़ेंगे, तो ये आपका एक आउटफ्लो हुआ। और शेयर्स किस रेट पे इशू होते हैं, मार्केट प्राइस पे, यानी आपने कितने मार्केट प्राइस के शेयर्स टारगेट कंपनी को दिए, तो ये आपके नेट आउटफ्लो में इंक्लूड होगा। तो साथ में चलते जाइए कि नेट कैश आउटफ्लो का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले लेंगे शेयर्स इशूड एट करंट मार्केट प्राइस, फिर बैलेंस शीट पे आएगी। आप डिबेंचर्स के बदले उनको डिबेंचर्स दोगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप अकाउंटिंग में भी मर्जर करते हैं और वहां पे परचेज कंसीडरेशन में डिबेंचर नहीं लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये एसएफएम है, यहाँ पे एक भी पैसा गया तो उसको अपन लेंगे ही लेंगे। तो डिबेंचर से भी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ने वाली है, एक्वायरिंग फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है नेट कैश आउटफ्लो में। तो आप यहाँ पे लोगे कि डिबेंचर्स कितने इशू हुए, फिर ये जो लोन्स हैं या लायबिलिटीज हैं इसको आप सेटल कर दोगे, इनका पेमेंट कर दोगे। तो आप यहाँ पे लोगे कि लायबिलिटीज कितनी सेटल की, वो भी एक तरीके का कैश आउटफ्लो है आपका। फिर आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है, एक तो कैश मिलेगा तो वो माइनस हो जाएगा कैश आउटफ्लो से। फिर जो ये अदर करंट एसेट्स है ना लाइक डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, ये भी आप बेच दोगे, आप रियलाइज कर लोगे। तो आप दो चीज माइनस करोगे, कैश और दूसरी असेट्स रियलाइज्ड। फिर आप सोच रहे हो कि फिक्स्ड असेट्स का क्या करेंगे, तो फिक्स्ड असेट्स तो अपन यूज करेंगे टू जनरेट दी कैश फ्लो, तो ये चीज तो कैश फ्लो जनरेट करेगी आपकी, ये चीज तो आपकी कैश फ्लो जनरेट करेगी, तो इसको आपको नेट कैश आउटफ्लो में नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जाके कैश आउटफ्लो खत्म हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। क्या क्या इंक्लूड किया कि शेयर्स कितने इशू कर दिए एक्विजिशन के लिए, डिबेंचर्स कितने इशू किए, लायबिलिटी कितनी इशू की थी, तो ये आ गया आपका ग्रॉस आउटफ्लो। लेकिन कैश मिला अपने को और कुछ असेट्स बेची अपने तो अपन ने, तो वो भी रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास नेट कितना कैश आउटफ्लो। अब अपन ने देखा कि ये जो फिक्स्ड असेट्स है ये कैश फ्लो जनरेट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है ये 5 साल के लिए कैश फ्लो जनरेट करें, 1 2 3 4 और 5। तो आप प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे इन कैश फ्लो की कि आपको मर्जर की वजह से कितना कैश फ्लो आने वाला है, और 5 साल के बाद अज्यूम करते हैं कि इसकी लाइफ खत्म प्लांट मशीनरी की, तो सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, इसकी टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि कितना मिलने वाला है प्लांट का, और उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे, तो आपके पास 2 कैश फ्लो आएंगे। ये कैश आउटफ्लो हुआ यहाँ पे देखिए टिक किया मैंने, और 2 कैश इनफ्लो हुए, एक है कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और दूसरी है टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। ये आज अपन अपने पास कैश इनफ्लो हुआ तो अपन एनपीवी कैसे निकालेंगे, देखिए यही चीज अपन कैपिटल बजटिंग में करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू कितना है, और लेस कर देंगे कि भाई आज कितना जाने वाला है, तो अपने पास आ गई एनपीवी अपने डिसीजन की। और अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो मर्जर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो या एक्विजिशन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, और नेगेटिव है तो डिक्लाइन कर दो। तो ये होता है इवेल्युएशन ऑफ मर्जर एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सिंपल सा पार्ट है, आपको सबसे पहले निकालना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। मैंने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दे दी कि कैसे होगा, इसलिए बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा दिया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन उससे आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब किया चार्ट में। आउटफ्लो निकाला आपने कि शेयर्स कितने जाने वाले हैं, डिबेंचर्स और लायबिलिटीज, माइनस कर दिए रियलाइजेशन, तो आपके पास आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर आपने देखा कि इस मर्जर की वजह से कितना मेरे पास इनफ्लो आएगा, तो सबसे पहले ले ली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिर
प्लांट एंड मशीनरी एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे उसको सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, यानी टर्मिनल वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और फिर एनपीवी कैलकुलेट कर लें। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अपने बाकी के चारों कॉन्सेप्ट्स, यानी ये मर्जर, फ्री कैश फ्लो मॉडल, वैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी और ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशियो, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन पॉसिबल है इस पे भी क्वेश्चन आए, इसलिए ध्यान से इस पे अगर कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे तो हो सकता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लें और अपने पूरे मार्क्स आ जाए। चलिए यहाँ जाके ये चैप्टर खत्म करते हैं, अब अगले पार्ट में मिलेंगे अपन किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।